हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अर्थात बिहार के अंदर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये वाली क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये किरण पब्लिकेशन का ये सारा जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के अंदर विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया ये सारे क्वेश्चंस है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हो सकता है, हाँ आपको पता होना चाहिए आज का जो क्लास है, आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है ना। लगभग 5-6 पार्ट 7-8 पार्ट में हम लोग जो है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का जो जितने भी पीवाईक्यू अब तक पूछे गए हैं बिहार के अंदर, जो भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों लगभग आज 108 क्वेश्चन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ये जो क्लास होगी उस क्लास का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक जो है हमारे चैनल पे दिया गया है ना, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को हम लोग खर्च किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कर आदि मानव के निवास के, एक मिनट रुक जाइएगा। कर आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग कितने वर्ष पहले के मिले हैं, बताइएगा। बिहार के अंदर जो है दोस्तों मानव के जो है साक्ष्य मिले, तो बताइए वो कितने साल पुराने साक्ष्य मिले। ऑप्शन नंबर ए है 20,000 साल, बी में है 50,000, सी में है 75,000 और डी में है दोस्तों 1 लाख साल पुराना जो है बिहार के अंदर जो आदिवासी मानव का जो है साक्ष्य मिला है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर जो है दोस्तों, किसके अंदर, बिहार के अंदर आदि मानव के निवास के साक्ष्य जो है, केवल किसका, आदि मानव के निवास का जो है साक्ष्य बिहार के अंदर जो है दोस्तों लगभग 1 साल पुराना जो है 1 लाख साल पुराना मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। पाषाण काल युग का जो है कहाँ से जो उत्खनन से प्राप्त हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है मुंगेर, सी में है नालंदा और डी में दोस्तों ए बी सी सभी। तो बताइएगा पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है पूरा पाषाण काल का। तो दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य जो है बिहार के अंदर पटना से भी मिला है, मुंगेर से भी मिला है और नालंदा से भी मिला। अर्थात दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है बिहार के अंदर जो है पूरा पाषाण काल का जो है साक्ष्य पटना, मुंगेर और नवादा, नालंदा तीनों जगह से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल का जो है आरंभिक चरण युग क्या कहलाता है, बताइएगा। प्राक ऐतिहासिक, आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे उसमें पढ़ा जाता है पहला बात कि इतिहास को जो है दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरे वाले को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे वाले को कहा जाता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो वही कह रहा है कि प्राक ऐतिहासिक का आरंभ चरण जो है किससे माना जाता है। आप पढ़े होंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर ही जो है दोस्तों पाषाण सभ्यता को पढ़ते हैं ना, उसमें ताम्र पाषाण काल के अंदर जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिएगा दोस्तों। तो प्राक इतिहास के अंदर जो है हम लोग दोस्तों पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं ना, और आद्य ऐतिहासिक इतिहास के अंदर दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ प्राक इतिहास पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण काल। आपको पता होगा पाषाण काल को भी जो है दोस्तों मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। नहीं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, और चौथा जो माना जाता है दोस्तों उसको ताम्र पाषाण सभ्यता भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कह रहा है कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, बताइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है पूरा पाषाण काल, बी में है पाषाण काल, सी में दोस्तों नव पाषाण काल, डी में दोस्तों मध्य पाषाण काल। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मानव ने जो पत्थरों का उपकरणों के आधार पर जो है किस संस्कृति का विकास हुआ, अर्थात किस काल का विकास हुआ, तो पाषाण सभ्यता का विकास हुआ था। जब मानव जो पत्थर का औजार बनाने लगे थे दोस्तों उस काल को कहा गया था
पाषाण काल। पाषाण काल को ही दोस्तों 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांटते हैं। तो मानव जो है दोस्तों इस समय जो है औजार अपना पत्थरों से बनाया करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कह रहा है दोस्तों, बिहार की किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है जेठियन घाटी, बी में है वाल्मीकि नगर, सी में है राजपोखर, डी में है दोस्तों ए बी सी तीनों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं, बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए? कहां कहां से जो पूरा पाषाण काल का जो है उपकरण मिला है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो है जेठियन घाटी से भी मिला है, वाल्मीकि नगर से भी मिला है और राजपोखर से भी तीनों से मिला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसका आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा। पहला नंबर है दोस्तों, कह रहा है कि बताइए गया, पेमार घाटी, नेक्स्ट बी में है मुंगेर है दोस्तों, ये पैसरा है, सी में है जो है भागलपुर, ये राजपोखर, भागलपुर के अंदर क्या बताइए राजपोखर है, और डी में है दोस्तों पटना के अंदर जो है जोटिन घाटी है। मतलब घाटी दिया गया बिहार के अंदर, उसका मिलान कीजिए। तो इसमें जो है कौन गलत है बताइएगा फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों गया के अंदर जो है पेमार घाटी है और मुंगेर के अंदर जो है पैसरा घाटी है और सी में जो दोस्तों भागलपुर के अंदर जो है राजपोखर घाटी है ना। लेकिन पटना के अंदर जो दोस्तों जोठियन घाटी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो है मिलान नहीं सही करता, अर्थात ये जो है ये पटना जो है जेठियन घाटी पटना के अंदर स्थित नहीं है, बाकी सब सही है। गया के अंदर जो है पेमार घाटी है और मुंगेर के अंदर पैसरा घाटी है और भागलपुर में जो है राजपोखर घाटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिला में स्थित है? देखिए अभी वो यहाँ मैंने नहीं बताया था इसका आंसर, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आ ही गया। तो बताइएगा कि जेठियन घाटी पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है वर्तमान में किस जिला में? ऑप्शन नंबर ए में है गया, बी में है मुंगेर, सी में है नालंदा, डी में है दोस्तों भागलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो जोठियन घाटी ही है ये नालंदा के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तो ये नालंदा के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? बताइए कौन सा पूरा पाषाण युगीन जो स्थल है वो भागलपुर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है भीम बांध, बी में है भाली जोर, सी में है पैसरा और डी में दोस्तों पेमार घाटी। अभी मैंने बताया था, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये भाली जोर कौन सा जगह है दोस्तों? भाली जोर। थोड़ा सा इसको मिटा देते तो पूरा झप ही गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाली जोर। यही जो पुरातत्व स्थल जो भागलपुर के अंदर है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं भागलपुर के अंदर जो है दोस्तों कौन सा, भागलपुर के अंदर जो है भाली जोर स्थल है ना। भीम बांध तो वहां है नहीं, पैसरा घाटी वहां भी नहीं है और पेमार घाटी भी नहीं है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में कौन सा पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा फटाफट से इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में अस्क, बी में स्क्रेपर, सी में है फलक, डी में ए बी सी तीनों। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पूरा पाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए? बताइए कहां से हुआ है, कौन सा उपकरण है पाषाण काल का? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो बिहार के अंदर जो पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण यहाँ से अस्क मतलब जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी भी मिली है और स्क्रेपर भी मिला है और फलक तीनों मिला है। बिहार के अंदर जो है पूरा पाषाण कालीन उपकरण तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? बताइएगा फटाफट से कि पाषाण काल के अंदर जो है मानव का जीविका का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों कंदमूल एकीकृत करना, बी में है शिकार करना, सी में मछली पकड़ना, डी में दोस्तों इनमें से तीनों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में जो है मानव क्या करता था, कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताता था, मतलब फल वगैरह खा लिया करता था या फिर कंदमूल जो मिलता था वो खा लेता था और शिकार भी करता था और कभी कभी दोस्तों वो खाने के लिए मछली को भी पकड़ कर खाता था।
तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो है मानव का जीवन जो है वो तीनों से संबंधित है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिहार के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइएगा कहां से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है वैशाली, बी में है गया, सी में है नालंदा और डी में है दोस्तों मुंगेर। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये गया से मिला है। कहां से मिला? गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिहार के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल मानव के दो चट्टानी आवास के अवशेष मिले हैं? तो कहां से मिले दोस्तों? वो गया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइएगा फटाफट, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन में करा शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थल बिहार के कहां पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है सारण में है, बी में है पटना में है, सी में है मुंगेर में है, डी में है दोस्तों गया में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये गया के अंदर स्थित है। कहाँ? गया जी इसका नाम हो गया गया का। तो शेर घाटी जो प्रागैतिहासिक काल जो है गया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब आरंभ किया गया था? फटाफट से बताइएगा। मानव ने जो है दोस्तों सबसे पहले कृषि कार्य किस काल में जो है शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों पाषाण काल में, मतलब स्टोन एज में, बी में पूरा पाषाण काल में, सी में दोस्तों नवपाषाण काल में और डी में दोस्तों मध्य पाषाण काल में। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मानव ने जो है कृषि काम करना जो है सबसे पहले किस काल में शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में जो है मानव कृषि करना शुरू किया। पहिए का भी आविष्कार हुआ दोस्तों नवपाषाण काल में। मानव ने जो है पशु पालना भी शुरू किया था किस काल में? तो नवपाषाण काल में ही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न में से कौन बिहार का जो नवपाषाण कालिक स्थल है? बताइएगा बिहार के अंदर कौन सा जगह है जो नवपाषाण कालीन है? ऑप्शन नंबर ए में कुतुबपुर, दोस्तों नाम से भी नहीं लग रहा कुतुबपुर, क्योंकि कुतुब ऐबक से संबंधित है, अर्थात मध्यकालीन भी भारत से है, तो ये नवपाषाण काल तो हो नहीं सकता। बी में दोस्तों मनेर है, बी में कौन है दोस्तों? मनेर है। और सी में दोस्तों सेनुआर है और डी में दोस्तों ए बी सी तीनों। अच्छा कुतुबपुर है दोस्तों, बाद में इसका नाम कुतुबपुर रखा गया था, है ना। तो ये भी तो नवपाषाण काल स्थल कहाँ कौन कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, कुतुबपुर और मनेर और सुनियार तीनों ही होगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। बिहार के अंदर तीनों जगह नवपाषाण स्थल मिले। कुतुबपुर भले ही नाम हुआ लेकिन पहले से ही जो है यहाँ पे नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिला है, कुतुबपुर से भी और मानेर से भी और जो है सेनुआर से भी नवपाषाण काल का जो है साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, का निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में बताइएगा, क्या वैशाली के अंदर चेचर है, बी में रोहतास के अंदर सेनुआर है, सी में दोस्तों गया के अंदर ताराडी है, डी में दोस्तों मुंगेर के अंदर केयर है। बताइएगा फटाफट से आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो वैशाली के अंदर चेचर है दोस्तों, ये बात क्या है, बिल्कुल 100% सही है। और बी के अंदर रोहतास के अंदर जो है दोस्तों सेनुआर है, मतलब रोहतास के अंदर सेनुआर है। और सी में जो है गया के अंदर ताराडी है और मुंगेर के अंदर केवर है। तो ये राइट आंसर नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा, अर्थात मुंगेर के अंदर जो है केयर नहीं है। बाकी बाकी तीनों ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर पूछे चेचर किस जिला के अंदर है तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों वैशाली के अंदर। और सेनुआर किस जिला में है? तो रोहतास जिला के अंदर है। और ताराडी किससे संबंधित, किस जिला से संबंधित है दोस्तों? तो गया से संबंधित है, गया जी से संबंधित है अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का नवपाषाण कालिक स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा फटाफट से दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि चिरांद जो दोस्तों किस जिला के अंदर है। आप लोग से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, कारण नवपाषाण कालिक स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी, बी में बूढ़ी गंडक, सी में सोन नदी और डी में दोस्तों गंगा नदी। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। तो जो नवपाषाण कालीन स्थल जो चिरांद है दोस्तों, ये गया जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चिरांद का जो उत्खनन कब किया गया था? ये स्टैटिक पार्ट है दोस्तों। बताइए चिरांद का उत्खनन कहाँ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1960, बी में 1961, सी में दोस्तों 1962, डी में दोस्तों 1963। तो बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 1962 में हुआ था दोस्तों चिरांद का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ताराडीह नवपाषाण कालिक स्थल गया जिले में किस नदी के किनारे? फटाफट से आंसर बताइएगा दोस्तों। जो ताराडीह जो है नवपाषाण स्थल जो है गया जिले में स्थित है, वो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा नदी के किनारे है, बी में गंडक नदी के किनारे है, सी में दोस्तों कोसी नदी के किनारे है, और दोस्तों फल्गु नदी के किनारे। तो आप थोड़ा सा भी दिमाग भी लगाइएगा दोस्तों। क्या गया के पास, यहाँ पे हिंट समझिए, गया के पास कौन सी नदी बहती है? तो आपको पता होगा, ना तो गंगा बहती है, ना तो गंडक है, ना तो कोसी है। तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो वो है फल्गु नदी। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो फल्गु नदी जो है बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालिक स्थल कुद्रा नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा, बिहार के अंदर कौन सा नवपाषाण कालिक स्थल है जो दोस्तों वो कुद्रा नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है सेनुआर, बी में कुतुबपुर, सी में दोस्तों केयर, डी में दोस्तों चेचर। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो सेनुआर है, सेनुआर जो है दोस्तों ये कुद्रा नदी के तट पे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? कुद्रा नदी के किनारे स्थित है कौन? सेनुआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने पहली बार धातु के रूप में का प्रयोग किया था? बताइए, मतलब कह रहा क्वेश्चन दोस्तों कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में पीतल, पीतल, बी में तांबा, सी में दोस्तों लोहा, और डी में दोस्तों कांसा। बताइए, मानव ने जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तो मानव ने जो है दोस्तों सबसे पहले तांबे का खोज किया था। सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो तांबा का खोज किया था दोस्तों मानव ने। अगर पूछे कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था दोस्तों, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। अगर क्वेश्चन ये पूछे दोस्तों कि मानव ने सबसे पहले किसकी खेती की थी, तो जौ और गेहूं की खेती की थी दोस्तों। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है। अगर पूछे किस पशु को पाला था, तो कुत्ते को पाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में जो है ताम्रपाषाण जो है संस्कृति के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? बताइएगा फटाफट से आंसर। ऑप्शन नंबर ए में ओरियप, बी में सेनुआर, सी में मनेर, और डी में दोस्तों इनमें से तीनों। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बिहार के अंदर जो है ताम्रपाषाण संस्कृति समझ सकते हो ना आप, क्योंकि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राक इतिहास, तो प्राक इतिहास को ही जो तो दोस्तों कहते हैं उसको पाषाण काल, और पाषाण काल को दोस्तों पाषाण काल को ही 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया। पहले वाले को बोलते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल, दूसरे वाले को मध्य पाषाण काल, तीसरे भाग को कहते हैं दोस्तों नवपाषाण काल, और चौथे पार्ट को कहते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण कहते हैं। तो बताइए कौन सा स्थल है ताम्रपाषाण का? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सा स्थल है जो बिहार में ताम्रपाषाण से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों ही है, ओरियप और सेनुआर और मनेर। ये तीनों ही जो तीनों स्थल है दोस्तों ये ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतर अतिरंजय खेड़ी उत्तर प्रदेश में किस धातु के मिलने का प्रमाण मिलता है? बताइए, बिहार मतलब यूपी के अंदर पड़ता अतिरंज खेड़ी। अतिरंज खेड़ी से जो है दोस्तों किस धातु का जो है प्रमाण मिलता है? सबसे पहले बताइए। ऑप्शन नंबर ए में लोहा, बी में तांबा, सी में दोस्तों पीतल, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट से अंदर इसका आंसर। तो दोस्तों 1050 ईसा पूर्व के आसपास जो उत्तर प्रदेश के जो अतिरंजी खेड़ी में दोस्तों लोहे का खोज हुआ था। मतलब लोहे को जो पहली बार खोजा गया था, कहाँ खोजा गया था और उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ी से मानव ने सबसे पहले लोहे का यहीं से साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह युग किसे कहते हैं? बताइए, लोहे का जो खोज हुआ था दोस्तों किस मतलब कब हुआ था, किस काल में हुआ था? बताइए, वैदिक काल में हुआ था, बी में उत्तर वैदिक काल में हुआ था, सी में मौर्य काल में हुआ था, डी में दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लोहे का जो है लौह युग किसको कहते हैं दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल को दोस्तों उत्तर वैदिक काल को जो है लौह युग कहते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था। ये कहां से इसका प्रमाण मिलता है दोस्तों? तो यूपी के जो है, अभी आया था क्वेश्चन, यूपी के कौन सा जगह? अतिरंजी खेड़ी से हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कह रहा है दोस्तों, लौह युग का जो है दूसरा चरण जो क्या कहलाता है? बताइए, लौह युग का दूसरा चरण जो हुआ कौन सा कहलाता है? बताइए, ए में है क्या उत्तर काली मृदभांड, बी में धूसर मृदभांड, सी में काली मृदभांड, डी में दोस्तों उत्तरी मृद
उत्तरी धूसर मृदभान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। तो दोस्तों जो उत्तरी, जिसको बोलते हैं उत्तरी काले मृदभान, मतलब लौ युग का दूसरा चरण जो उत्तर काले मृदभांड का काल कहलाता है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार नगरीकरण का जो है साक्ष्य कब मिलता है, बताइए। ऑप्शन मतलब बिहार के अंदर जो है पहली बार नगरीकरण किस काल में हुआ था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है ताम्र युग में, बी में है लौह युग में, सी में है वैदिक युग में, और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिहार में जो है दोस्तों पहली बार जो नगरीकरण का जो साक्ष्य मिलता है वो लौह युग से शुरू होता है बिहार के अंदर में नगरीकरण व्यवस्था। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, बताइएगा दोस्तों। हड़प्पा काल का जो है दोस्तों समय काल कब से माना जाता है, फटाक से बताइएगा। तो जो हड़प्पा का एनसीईआरटी के अनुसार दोस्तों जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो है काल माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 बीसी तक, मतलब ईसा पूर्व तक जो है इसका काल माना जाता है। अब याद रखिएगा हड़प्पा का जो समय माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। शायद गलत बोले हैं, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का काल कब से माना जाता है, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। ऋग्वेद का शासन काल, तो दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो दोस्तों वैदिक काल कौन सा काल था, तो ये था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। फिर 1750 से जो उसके बाद वाला से लेके लगभग 1000 साल तक जो है दोस्तों वैदिक काल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, वैदिक काल का जो है समय माना जाता है, मतलब 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 के बीच में, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा का। याद रखिएगा हड़प्पा का जो समय काल माना जाता है एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप होता, फिर 1500 से मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों इस काल को कहा जाता है ऋग्वेद का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, बी में 1100 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, सी में दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी में दोस्तों 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बताइएगा फटाफट से आंसर इसका क्या होगा। आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था, बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुआ था आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार हुआ था। कब से कब, तो 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट ज्यादा हो गया ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो गंडक के मैदानी क्षेत्र जिसे विदेह में आर्यों के जो बसने का उल्लेख कब का मिलता है, बताइए। मतलब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बताना है कि जो गंडक नदी का जो मैदानी क्षेत्र था जिसे विदेह विदेह जिसको कहते हैं उसमें आर्य जो है कब बसे थे, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, सी में है 800 ईसा पूर्व, डी में दोस्तों 900 ईसा पूर्व। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 800 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक का जो है कालक्रम कब माना जाता है, उत्तर वैदिक का जो है कालक्रम कब माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में 1100 से ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, बी में जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सी में 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व, डी में दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। बताइएगा उत्तर वैदिक काल का जो है काल माना जाता है, बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक को जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल माना जाता है। फिर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय काल होता है दोस्तों उसको ऋग वैदिक काल का समय का काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का। फिर उत्तर वैदिक काल का जो है उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है दोस्तों 1000 ईस्वी से जो है दोस्तों 600 बीसी तक का जो समय काल कहलाता है ये उत्तर वैदिक काल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, बताइए। कौन सा जो है प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए में है शतपथ ब्राह्मण, बी में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ,
सी में कौस्तकी ब्राह्मण ग्रंथ, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट से आंसर दोस्तों, सबसे बड़ा जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किसके रचिता जो है याज्ञवल्क्य थे? बताइए याज्ञवल्क्य ऋषि जो है याज्ञवल्क्य वल्क्य थे, याज्ञवल्क्य है ना। ऑप्शन नंबर ए में सामवेद के रचनाकार हैं, बी में ऋग्वेद के हैं, सी में महाभारत के, डी में दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के जो लेखक है दोस्तों यही है याज्ञवल्क्य। कौन है दोस्तों? याज्ञवल्क्य ही है जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्य ने सर्वप्रथम जो उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था? बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक में ऋग्वेदिक में ऐसा कहा गया है, बी में अथर्ववेद, सी में जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और डी में दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। बताइएगा फटाफट से आंसर, मतलब किस साहित्य के अनुसार जो आर्य ने जो सर्वप्रथम जो उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था। ये दुनिया जानती है कि जो आर्य आए थे उत्तर पश्चिम एरिया, मतलब ये अगर भारत है दोस्तों तो इस भारत के इसी एरिया से जो है आर्य लोग आए थे। तो बताइए ये किस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है? बताइएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि जो आर्य लोग जो थे उत्तर पश्चिमी भारत से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों द्वारा जो है किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया गया था? बताइएगा फटाफट से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, बी में है यमुना नदी, सी में सरस्वती नदी, डी में दोस्तों साबरमती। बताइएगा फटाफट से आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये सरस्वती नदी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी माना जाता था, किस नदी को माना जाता था दोस्तों? तो सरस्वती नदी थी। वही क्वेश्चन है कि आर्यों द्वारा किस नदी के तट पर जो बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? तो कौन सी? क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, मतलब जब आर्य आए थे भारत में तो उस समय जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी। जबकि आधुनिक भारत के अंदर अगर या मध्यकालीन जो अब का जो भारत है इस समय जो है गंगा नदी का मान मर्यादा ज्यादा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कहानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है? बताइएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो है बताइए किस राजा का मतलब या किसकी जो है कहानी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में केशव की, बी में माधव विदेह की कहानी मिलती है, सी में है गौतम राहुगण की मिलती है, या डी में दोस्तों बी और सी दोनों। बताइए बताइएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है किसका कहानी मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। इसमें इसका मतलब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों माधव विदेह की कहानी और गौतम राहुगढ़ की जो है कहानी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात माधवगढ़ की और गौतम की, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया? बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में गौतम राहु जो है राहुगण, बी में दोस्तों माधव विदेह, सी में केशव और डी में दोस्तों दीपेंद्र नाथ। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माधव विदेह, है ना। अच्छे से क्वेश्चन समझिए। कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया था? मतलब उत्तर बिहार में जो आर्यकरण जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो माधव विदेह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को जो है सदा नीरा कहा जाता है? बताइएगा फटाफट से सदा नीरा जो है किस नदी को कहा गया है वैदिक काल में? ऑप्शन नंबर ए में गंगा नदी को, बी में गंडक को, सी में दोस्तों सोन नदी को, डी में दोस्तों फल्गु नदी को। तो दोस्तों हमारे वैदिक सभ्यता में जो है जो है सदा नीरा जो किस नदी को कहा गया? गंडक नदी को कहा गया है ना, गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों ने जो है मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण से मिलता। बताइए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो आर्यों को जो मिथिला विदेह क्षेत्र में जो बसने का प्रमाण मिलता है? कौन से ग्रंथ में? बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है ऋग्वेद में, बी में दोस्तों सामवेद में, सी में दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, डी में दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। दोस्तों किस ग्रंथ में दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा प्रमाण मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, का निम्नलिखित में से कहां से राजा दार्शनिक एवं जो विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना कराई थी? बताइए, निम्नलिखित में कहां के राजा जो है दार्शनिक एवं विद्वान थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी? बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए में अंग, बी में विदेह, सी में मगध और डी में दोस्तों वज्जी। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा विदेह। राजा विदेह जो है दोस्तों थे जिन्होंने जो उपनिषदों की रचना करवाई थी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों ये जो यहाँ तक 39 जो प्रश्न थे, ये जो है पूरा मतलब प्राक-ऐतिहासिक काल से था और आदि ऐतिहासिक काल से था। अब जो हमारे क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, जो मतलब वैदिक काल, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते पाषाण काल के बाद जो सिंधी घाटी सभ्यता होता है, उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाती है तो उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है, और उसी ऐतिहासिक काल के अंदर वैदिक काल वगैरह आता है। उस वैदिक काल के अंदर जो है बहुत ज्यादा ब्राह्मणों का अत्याचार मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसी समय जो दोस्तों दो महान धर्मों का जो उत्पत्ति होती है, एक होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और बहुत बड़ा जो है दोस्तों समाज में सुधार होता है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के निर्देश में बहुत ज्यादा मतलब सुधार होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आएंगे जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो पहले हम लोग जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर जैन धर्म वाले देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर कहा छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी ईसा पूर्व में दोस्तों? तो छठी सदी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बताइए। जो अभी मैंने बताया था कि वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है, उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व बाद, तो जो है दो आंदोलन धार्मिक आंदोलन शुरू होते हैं, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। तो बताइए उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? किस, क्योंकि आपको पता होगा उसमें 16 महाजनपद थे, तो किस महाजनपद से मतलब किस स्थान से जो है ये जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में है मगध, बी में है वत्स, सी में है अंग और डी में दोस्तों मथुरा। तो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसका मुख्य केंद्र माना जाता है दोस्तों वो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद, क्योंकि मगध इसलिए था क्योंकि आपको याद पता होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ यहीं से बिहार के अंदर मतलब नेपाल के पास में पड़ता लुम्बिनी, लुम्बिनी के पास जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और वैशाली के कुंड ग्राम में जो है दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो यहीं से मतलब मगध के की एरिया से ही दोस्तों, मगध की एरिया से ही मतलब धर्म का धार्मिक आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में जो वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? बताइए वर्ण व्यवस्था। आपको पता होगा कि जब आप पढ़े होंगे वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो 4 वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मण होता है, वो सबसे ऊपर, ब्राह्मण के बाद वैश्य, नहीं ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य आता है, और सबसे नीचे जो होता है दोस्तों वो शूद्र होता है ना। तो बताइए सबसे पहले ये जो वर्णन मिलता है वो किस वेद में मिलता है? बताइएगा। ऋग्वेद में, बी में है सामवेद में इसका वर्णन मिलता है, सी में है अथर्ववेद और डी में दोस्तों यजुर्वेद। तो आपको पता होना चाहिए जो चतुर्थ जो है वर्ण व्यवस्था का जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ पहली बार तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है दोस्तों, इसी में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? बताइएगा। जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसमें से कौन एक प्रमुख कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए में है यज्ञ कर्मकांड, बी में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, सी में पशु बलि और डी में दोस्तों राजनीतिक विकेंद्रीकरण। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब वैदिक काल में दोस्तों जो है यज्ञ मतलब जो यज्ञ कर्मकांड जो था दोस्तों बहुत ज्यादा होने लग गया था, मतलब बहुत ज्यादा पंडित लोग जो कर्मकांड पे ज्यादा विश्वास हो गया था, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था धार्मिक आंदोलन का। बी में ब्राह्मणों का श्रेष्ठता, क्योंकि आपको पता है कि 4 भागों में समाज बटा हुआ था, सबसे सर्वोच्च में ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे और शूद्रों को कोई वैल्यू नहीं दिया था, तो ये भी एक प्रमुख कारण था।
नेक्स्ट है दोस्तों पशु बलि। उस समय भी वैदिक काल में भी दोस्तों पशु बलि का जो बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलता था, पशु बलि उस समय भी था। इन सभी के विरोध में ही जो दोस्तों दो धर्म का जो उत्पत्ति होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, क्योंकि उन दोनों का कहना था कि पशु बलि को बंद करो, अर्थात जो है अहिंसा पे बल देने का बात किया था। इसका राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो है दोस्तों इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये जो है दोस्तों धार्मिक आंदोलन का कोई कारण नहीं था ये। नेक्स्ट है कितने शताब्दी ईसा पूर्व जो तक जो छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप से जो है ग्रहण कर चुकी थी, बताइए कितने शताब्दी ईसा पूर्व जो छुआछूत जैसी कुरीति जो हमारे समाज में आ चुकी थी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी में 4ठी, डी में दोस्तों 3री। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो छुआछूत जैसी कुरीति हमारे समाज में आ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में जो बड़े बड़े यज्ञों में जो है पशु बलि दी जाती थी, बताइए किस काल में जो है बलि प्रथा बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष पे थी। आज भी बलि प्रथा लेकिन बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना। आजकल राधा रानी प्रेमानंद बाबा आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि वो बोल देते हैं कि अहिंसा किसी पशु पक्षी का हत्या करना पाप होता है ना। लोग मान भी रहे हैं उनकी बात, बहुत अच्छी बात है। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में वैदिक, बी में उत्तर वैदिक काल में, सी में दोस्तों मौर्य काल में, डी में दोस्तों गुप्त काल में। बताइए पशु बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती है, किस काल में सबसे ज्यादा हुआ करती थी ऐसे इस तरह का दुष्कर्म, बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में दोस्तों इस तरह का कुरीति नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दोस्तों जो है पशु बलि का जो है बड़े बड़े पैमाने पे पशु बलि देने लगी थी समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदायों का उदय हुआ था, बताइए उत्तर वैदिक काल में कितने, उत्तर वैदिक काल जब खत्म हुआ था कितने संप्रदाय का जो है छोटे छोटे कितने संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में 58, बी में 60, सी में दोस्तों 62, डी में दोस्तों 64। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 62, कितने 62 संप्रदाय का जो उत्पत्ति होता है कब, उत्तर वैदिक काल के बाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की जो जन्मभूमि एवं कर्म भूमि बिहार रही है, बताइए कौन से ऐसे जो संप्रदाय जिसका जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार ही रहा, बताइए। जैन धर्म, पहले में ए नंबर में बौद्ध धर्म, बी में जैन धर्म, सी में सिख धर्म, डी में दोस्तों ए बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की उत्पत्ति बिहार से हुई है, और इसका जो क्रम भूमि भी कहाँ होता है दोस्तों, बिहार ही होता है। तो सिख धर्म जो है दोस्तों पंजाब के संबंधित है, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है महात्मा बुद्ध ने जो है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की तपस्या में गृह त्यागा था, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागा था, बताइए महात्मा बुद्ध जो थे कितने वर्ष की आयु में जो है दोस्तों गृह त्यागे थे। ऑप्शन नंबर ए में 39 वर्ष की आयु में, बी में 30 वर्ष की आयु में, सी में 31 वर्ष की आयु में, डी में दोस्तों 32 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग किया था। और जबकि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में किया था, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर बहुत ही हलवा सवाल है ना। सारे जो दोस्तों क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो सभी बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है ना। तो बताइएगा क्या होगा ऑप्शन। ए में है महात्मा महात्मा बुद्ध है ना, बी में है दोस्तों नहीं महात्मा ईसा है, बी में है महावीर जैन है, सी में कनिष्क है, डी में है दोस्तों गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा बुद्ध ने जो है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म के स्थापना की थी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है सारनाथ, दूसरा है लुम्बिनी, सी में है अमरावती, डी में दोस्तों लोरिया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है दोस्तों 583 ईसा पूर्व जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु इनका राज्य था, और कपिल वस्तु के अंदर ही लुम्बिनी के वन में जो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म होता है। इनका बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ होता है, उनकी माता का नाम जो है महामाया होता है, और महामाया जो इनके जन्म के 5-6 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी मौसी अर्थात इनकी जो है सौतेली माँ भी होती है, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन और पोषण करते हैं है ना। और इनके पिताजी का नाम दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेगा फटाफट से, तो बताइए सारनाथ। अगर ये क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था।
लेकिन यहाँ पे जन्म पूछा था, तो इसलिए राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। किस राज्य में आता था लुम्बिनी, तो कपिल वस्तु उनका पिताजी जी का स्थानीय राज्य था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु के जो शाक कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, बताइए वो गौतम बुद्ध जो कपिल वस्तु के शाक कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, तो बताइए ये कौन से समाज से आते थे, बताइए वो ब्राह्मण थे, बी में जो है कायस्थ थे, सी में क्षत्रिय थे, डी में दोस्तों वैश्य थे। बताइए आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो परिवार था, क्योंकि उनके पिताजी है जो शाक कुल के राजा थे, तो अर्थात राजा जो होता है दोस्तों प्रजा का रक्षा करता है, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये क्षत्रिय कुल से थे। किस जाति से थे दोस्तों, ये क्षत्रिय कुल से थे, क्योंकि इनके पिताजी राजा थे, कहाँ के, कपिल वस्तु के राजा थे। इनके पिताजी का याद नाम रखिएगा, राजा शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम क्या था, अभी मैंने बताया था इनकी माता कौन थी, जन्म देने वाली माता, है ना। ऑप्शन नंबर ए में प्रजापति गौतमी थी, बी में यशोदा देवी थी, सी में दोस्तों महामाया देवी थी, डी में दोस्तों कुंती देवी थी। दोस्तों कुंती तो महाभारत से समय पांडवों की माता थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा प्रजापति गौतमी अभी मैंने बताया था, ये इनकी कौन थी दोस्तों, इनकी मौसी थी। कौन थी दोस्तों, मौसी थी। मौसी थी कौन, तो प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है जो है यशोदा देवी, यशोदा देवी जो उनकी वाइफ थी, क्या थी दोस्तों, वो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, है ना। अब बताइएगा महामाया कौन थी, उनकी पत्नी थी, अर्थात महामाया जो उनकी माता थी, सॉरी दोस्तों महामाया उनकी माता जी थी। आप लोग बताइएगा कि जो महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था, क्या था दोस्तों, एक सन था, उन सन का नाम क्या था, उस सन का नाम था दोस्तों राहुल था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों राहुल था, है ना। इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए महात्मा बुद्ध का जो है माता का नाम क्या था, तो महामाया था। उनकी मौसी का नाम पूछे तो प्रजापति गौतमी। अगर उनकी पत्नी का नाम पूछे दोस्तों तो बताना है यशोदा देवी। अगर उनका बेटा का नाम पूछे दोस्तों उसका नाम होगा राहुल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कारा निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ थी, अभी मैंने बताया था सौतेली माँ, अर्थात सौतेली माँ भी थी और मौसी भी थी, मतलब उनकी जब माँ मर गई थी तो उन्हीं की माँ की बहन से ही शादी कर लेते हैं उनके पिताजी, है ना। ऐसा भी हमारे समाज में भी होता है, जब किसी का किसी पुरुष का जो है पत्नी अगर अर्ली स्टेज में बहुत कम समय में मर जाती है, तो लोग जो है उन जो साली जिसको कहते हैं साले से शादी कर लेते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा इसका आंसर, यशोदा देवी, बी में है अम्रपाली, सी में दोस्तों मैत्रेयी, डी में दोस्तों प्रजापति गौतमी। तो उसकी सौतेली माँ जो थी दोस्तों प्रजापति गौतमी थी। ये अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अमरपाली कौन थी, तो दोस्तों अमरपाली जो है एक गणिका थी। गणिका आप समझते होंगे, ये महात्मा बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि ये गणिका थी, मतलब डांस करने वाली थी, वैसा जिसको कह सकते हैं, है ना। तो अमरपाली वही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर थी। ये वैशाली की थी, है ना, नगर बधू जिसको कहते हैं, ये वैशाली की नगर बधू थी अमरपाली, है ना। और एक बार जो है सोचिए महात्मा बुद्ध को भी ये ऑफर देती है कि आप हमसे शादी कर लीजिए महात्मा बुद्ध जी। जब इनके जब इनके जब इनको महात्मा बुद्ध मिलते हैं तो उनको जो है जीवन का सत्य बताते हैं महात्मा बुद्ध, तो ये भी शिष्या बन जाती है अमरपाली जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, अभी मैंने बताया था ऑप्शन नंबर ए में राहुल था, महेंद्र था, सी में सिद्धार्थ था, डी में दोस्तों करण था। तो जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों वो था सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ था। राहुल उनका पुत्र था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराचीनी साहित्य के अनुसार जो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। चीनी साहित्य के अनुसार बताना गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब माना जाता है दोस्तों। ज्यादातर जनरली बुक में लिखा रहता है 583 ईसा पूर्व, लेकिन जो चीनी जो ग्रंथ है उसके अनुसार से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये मतलब चीन की जो है साहित्य बताती है ना। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध जो है किस गोत्र से संबंधित थे, बताइए किस मतलब कुल से थे या गोत्र उसी को कहते हैं। तो क्या वशिष्ठ के कुल के थे, बी में गौतम कुल के थे, सी में माया कुल के थे, डी में है इनमें से कोई नहीं। माया तो दोस्तों उनकी माता थी, गौतम कुल से भी नहीं थी, तो शाक कुल के उनके पाता जो शाक कुल के थे, है ना। वो कपिल वस्तु के राजा थे, शाक कुल से संबंध रखते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु कब हुआ था, बताइएगा फटाफट से, इसका आंसर तो आसान है ना। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु कब हुआ था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु होता है, इनका अभी मैंने बताया था, इनका जन्म तो 583 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन जब इनकी जो मृत्यु मानी जाती है दोस्तों, और 583 ईसा पूर्व में मानी जाती है। कब से मानी जाती है, 583 ईसा पूर्व में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी, बताइएगा कितने वर्ष के थे उस समय। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 74, बी में 76, सी में 78, डी में दोस्तों 80। बताइएगा फटाफट से आंसर इसका क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों लगभग 80 वर्ष की अवस्था में, कितने 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु होता है महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो है कौन से विद्वान जो है भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोधन को कहा था कि यह बालक जो सन्यासी बनेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब उनका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का, तब उनके पिताजी राजा शुद्धोधन ने दोस्तों एक भविष्य वक्ता को लाए थे और उनसे भविष्य दिखवाया था। तब उस सन्यासी ने कहा था दोस्तों कि ये जो बुद्ध है, मतलब उस समय जो सिद्धार्थ है, ये जो है ये राजा नहीं बनेगा महाराज, ये जो एक सन्यासी बनेगा। और इसी कारण जो उनको घर में ही रखा जाता है। आप कहानी जरूर जानते होंगे। तो बताइए जो है भविष्य वक्ता कौन था, उसका नाम बताइएगा फटाफट से। उसका नाम था दोस्तों काल देवल। क्या नाम था दोस्तों, उस भविष्य वक्ता का नाम था काल देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का जो विवाह किया गया था, बताइए कितने वर्ष की अवस्था में जो दोस्तों इनका विवाह हुआ था। तो वो महज 16 वर्ष की आयु में जो दोस्तों उनका जो विवाह जो है यशोधरा से कर दिया जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, अभी मैंने बताया है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में यशोमती है, बी में महादेवी है, सी में है अपाला है, और डी में दोस्तों यशोधरा। अभी मैंने बताया था महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था, मैंने अभी बताया था। ऑप्शन नंबर ए में राजा था, बी में रमन था, सी में राहुल था, डी में रंजन। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने जो है भ्रमण के क्रम में निम्नलिखित में से क्या देखा था, बताइए। रोगी को देखा था, महिला को देखा था, सन्यासी को देखा था, एक मृत को देखा था। अरे किनमें से क्या नहीं देखा था। आपको पता उन्होंने 3 चीज देखी थी, है ना। एक रोगी को भी देखा था, सन्यासी को भी देखा था, और एक मृत व्यक्ति को भी देखा था। किसी महिला को देखा था, ये नॉट मतलब उनका जीवन से कोई संबंध नहीं। लेकिन मतलब बुद्ध जब घर से उनको निकलने का मौका मिलता है, तब उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को भी देखा था, है ना, एक रोगी को भी देखा था, एक मतलब 4 लोगों को देखा था। एक रोगी भी था उसमें, है ना, एक रोगी था, और एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसको कह सकते हैं, एक सन्यासी था, एक मृत व्यक्ति था, एक महिला नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा बौद्ध साहित्य के अनुसार जो गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए, बताइए क्या। तो गौतम बुद्ध किस साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को जो चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिया, बताइए कौन सा पिटक में ऐसा बात कहा गया। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों सुत पिटक, बी में है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सुत पिटक, बी में जातक कथाओं, और सी में निकाय पिटक, और डी में दोस्तों दिग निकाय। तो मतलब बौद्ध साहित्य दिग निकाय के अनुसार जो गौतम बुद्ध को जो चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, दिग निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में महाभिष्कर्मण कहा जाता है, बी में महापरिनिर्माण कहा जाता है, सी में जो निर्वाण कहा जाता है, डी में दोस्तों कैवल्य। बताइए महात्मा बुद्ध का गृह त्याग को क्या कहा गया था। तो गृह त्याग को दोस्तों ये महाधिष्कर्मण कहा गया था, गृह त्याग को, है ना। और महापरिनिर्माण जब उनकी मृत्यु को महापरिनिर्माण कहा गया। निर्माण प्राप्त का मतलब भी वही होता है, मतलब मृत्यु को महानिर्माण कहा गया। केवल जो है ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है किस धर्म में, तो जैन धर्म में ये कहा गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है गृह त्याग को क्या कहा गया, तो महाधिष्कर्मण कहते हैं ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जो अश्व का क्या नाम था, बताइए। जो गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में चेतक था, बी में चंपक था, सी में कंथक था, डी में दोस्तों करनी था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उनका जो ये था, क्या नाम है,
उनका घोड़ा का नाम था जो कंठक नाम था, मतलब महात्मा बुद्ध का जो है अश्व का नाम था कंठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म जन्म मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को ही थी। मतलब हाँ, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है ना दोस्तों, है ना, उनका जन्म और मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति ये तीनों एक ही डेट में हुआ है। तो बताइए कौन सा जो है पूर्णिमा को हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, या उनकी मृत्यु, या उनको ज्ञान की प्राप्ति या जन्म हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मृत्यु भी हुआ था उनका। कितने भाग्यशाली थे, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु और जन्म तीनों एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग कब किया था? बताइए गृह त्याग जो है कब किए थे, बताइएगा फटाफट से। राइट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा दोस्तों। पहला नंबर है चैत्र पूर्णिमा को, बी में वैशाख पूर्णिमा को, सी में दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा को, डी में आषाढ़ की पूर्णिमा में। तो बताइए जो महात्मा बुद्ध ने जो गृह जो त्यागा था दोस्तों, वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो दोस्तों गृह को त्यागा था। मतलब आषाढ़ के महीना था, मतलब ठंड थी, है ना, आषाढ़ के महीने में गृह त्याग। लेकिन इनका जो जन्म है, ज्ञान की प्राप्ति है, और जो इनका महापरिनिर्माण हुआ अर्थात इनकी जो मृत्यु हुआ, वो तीनों का तीनों जो दोस्तों वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि गौतम बुद्ध को जो है गृह त्याग जो कब हुआ था, तो हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट जी, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कह बुद्ध ने जो है अनुविनीत नामक स्थान पर किस नदी के किनारे जो है प्रवज्या संन्यास धारण की थी? बताइए, मतलब बुद्ध ने जो है अनुवनीत नामक स्थान पर किस नदी के किनारे, मतलब उन्होंने जो है दोस्तों संन्यास जब धारण किया था, तो जो है कौन सी जगह पे संन्यास धारण किया था? तो जगह का नाम है दोस्तों अनुविन, अनुविनी, अनुविन नामक स्थान पे। वो जो अनुविनी जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे? बताइएगा फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वो जो है अनोमा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे दोस्तों? अनोमा नदी के किनारे जो है अपना संन्यास धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रथम प्रथम गुरु अनार कलाम थे? बताइए अनार कलाम जो है दोस्तों वो किसके गुरु प्रथम गुरु थे? बताइए ऑप्शन नंबर ए में महावीर जैन का, बी में है जो है महात्मा बुद्ध का, सी में कबीर दास का, डी में दोस्तों ऋषभ देव का। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने जब ग्रीक को त्यागा था महात्मा बुद्ध ने, तो सबसे पहले जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जो है दोस्तों सबसे पहले एक टीचर्स के पास जाते हैं जिसका नाम होता है अलार कलाम। तो बताइए अलार कलाम जो किसके गुरु थे दोस्तों? वो महावीर महात्मा बुद्ध के थे, अर्थात गौतम बुद्ध के थे, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करा गौतम बुद्ध जो है अलार कलाम से कहाँ मिले थे? बताइए कहाँ मिले थे अलार कलाम से? उन्होंने बहुत सारा ज्ञान भी दिया था। ऑप्शन नंबर ए में लुम्बनी, बी में है सारनाथ, सी में वैशाली, डी में दोस्तों लोरिया अरेराय। बताइए कहाँ मिले थे? राइट, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वैशाली के अंदर जो है अलार कलाम मिलता है ना। अलार कलाम जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध से जो है वैशाली में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? बताइएगा, मैंने अभी नहीं बताया था इसका आंसर पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही गया। बताइए गुरु जो अलार कलाम जो कौन सी शिक्षा दिए थे, किस दर्शन के जो है विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ये एक है योग दर्शन के थे, बी में सांख्य दर्शन के थे, सी में है जो मीमांसा के थे, डी में दोस्तों भौतिकवादी थे। इसका आंसर बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे अलार कलाम साहब, है ना। और इन्होंने से यहाँ से ज्ञान तो ग्रहण किया महात्मा बुद्ध ने, लेकिन वहां से जो है संतुष्ट नहीं हुआ और वो अधिक पढ़ाई करने के लिए दूसरे टीचर के पास ले जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? देखिए उनके जो दूसरे गुरु थे जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे? बताइए ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी में सारनाथ, सी में वैशाली, डी में दोस्तों राजगिरी। बताइएगा फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वैशाली में ही मिले थे, है ना। गौतम बुद्ध ने अपने गुरु रुद्रक रामपुत्र से कहाँ मिले थे दोस्तों? तो वैशाली के अंदर ही मिले थे, है ना। और अलाम कलाम से भी दोस्तों वो कहाँ मिले थे? तो जो अलार कलाम से वो वैशाली में ही मिले थे। और जो है अलार कलाम जो किस दर्शन के विद्वान थे? तो वो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध अपने जो गुरु रुद्रक राम पुत्र से कहाँ मिले थे, तो ये भी है इसका आंसर वैशाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध
के गुरु नहीं थे? बताइए ऑप्शन नंबर 1 में है याज्ञवल्क्य, बी में है नागार्जुन, दोस्तों नागार्जुन तो हो ही नहीं सकता, सी में जो रुद्रक रामपुत्र, डी में दोस्तों ए और बी दोनों। तो बताइएगा फटाफट से राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों जो है याज्ञवल्क्य और जो है रुद्रक रामपुत्र जो है दोनों ही जो है महात्मा बुद्ध के जो टीचर हैं। नागार्जुन तो दोस्तों ये गुप्त काल से संबंधित है, उस समय तो था भी नहीं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कहाँ के वन में जो है गौतम बुद्ध ने जो है कठिन तपस्या प्रारंभ की थी? बताइए किस जंगल में जो है कठिन तपस्या करना शुरू किया था महात्मा बुद्ध ने? ऑप्शन नंबर ए में उर्वेला के जंगल में, बी में सारनाथ, सी में श्रावस्ती, डी में दोस्तों लुम्बिनी। किस जंगल में दोस्तों कठिन परिश्रम करना शुरू किया था? तो उर्वेला के जंगल में। किस जंगल में दोस्तों? उर्वेला के जंगल में जो सॉरी दोस्तों, है ना, उर्वेला के जंगल में कठोर तपस्या शुरू किया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है अपने कितने साथियों के साथ महात्मा बुद्ध ने जो है अपना तपस्या प्रारंभ किया था? बताइए कितने दोस्तों के साथ? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 3 दोस्त, बी में है 4 दोस्तों के साथ, सी में दोस्तों 5 दोस्तों के साथ और डी में है दोस्तों 6 दोस्तों के साथ। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा अपने 5 साथियों के साथ महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करना शुरू किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? बताइए क्या क्या नाम था, कौन कौन जो था गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या किया था? कौन था? कैंडिल्य था, बी में है सावक था, सी में है चैतन्य था, डी में अमर सिंह था। कौन था दोस्तों? राइट इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों जो कौंडिल्य था, कौन सा दो? आप जब आप देखे होंगे एक सीरियल भी बना हुआ है महात्मा बुद्ध पे, जब उस सीरियल को देखिएगा तो उसमें दिखाया भी जाता है उसका जो इनका जो साथी होता है कैंडिल्य होता है ना, वो वन में उन्हीं के साथ तपस्या किए थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा बुद्ध के साथ उर्वेला वन में जो है तपस्या की थी? बताइए कौन कौन किया था? अज किया था, बी में है वप्पा किया था, सी में है अस्किम किया था, या इनमें से सभी? बताइए कौन कौन था जो महात्मा बुद्ध के साथ उर्वेला के जंगल में जो है दोस्तों तपस्या किया था? और लेकिन तपस्या में जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था, इनका जो है साथ छोड़ देता उनका दोस्त, है ना। तो तीनों दोस्त था, ये तीनों दोस्त का आप ये नाम याद रख सकते हैं, अज है, वप्पा है और असिगम है। असिगम पढ़ेंगे इसको, है ना। तीनों दोस्त था उर्वेला के जंगल में साथ में। नेक्स्ट है पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर जो तपस्या प्रारंभ किया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उर्वेला की जंगल में जो तपस्या जो है किया था, तो वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक जो है विद्वान विदुषी महिला थी, उन्होंने कहा था कि वीणा को आप उतना भी जोर से ना खींचे कि वो टूट जाए, और इतना धीरे भी ना बजाएं, तार को इतना धीरे भी ना खींचे कि वो बिना बजे ही ना, है ना, ऐसा बात बोला था। तो उन्हीं के बात से प्रभावित होकर जो है उर्वेला के जंगल से जाकर जो है वो गया के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है, मतलब तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो वही बताइए इसका आंसर क्या है? पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे तपस्या किया था? तो आपको पता होना चाहिए निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो जो बोध गया है दोस्तों वो निरंजना नदी के किनारे है ना। नेक्स्ट है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बताइएगा फटाफट से राइट आंसर इसका क्या होगा? 31 वर्ष की आयु में, बी में 33 वर्ष की आयु में, फिर नेक्स्ट है दोस्तों 33 वर्ष की आयु में, सी में 35 वर्ष की आयु में, डी में है 37 वर्ष की आयु में। तो इनको जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपस्या के गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कितने वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान, अच्छा एक मिनट, गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति हुई थी, एक मिनट, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ इसका राइट जो आंसर होगा करा तपस्या की ऊंचाई गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अच्छा ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, तपस्या के कितने दिनों में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों तपस्या जो उन्होंने किया था लगभग 49 दिन, मतलब 50 से एक दिन पहले, मतलब 49
दिन में के बाद जो है तपस्या जब दोबारा करना शुरू किए थे बोधगया में, तो 49 दिन के बाद जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जो है तपस्या प्रारंभ की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी में है आम, सी में दोस्तों बरगद, डी में दोस्तों पीपल। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी बोधगया में दोस्तों पीपल वृक्ष आज भी वहां पे है, उसकी चौथी पीढ़ी आज वर्तमान में भी है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए वैशाली में हुई थी, बी में दोस्तों नालंदा में हुआ था, सी में दोस्तों गया में हुआ था, डी में दोस्तों श्रावस्ती में हुआ था। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों वो बोध गया में हुआ था, जिसको गया कहते हैं, वहीं बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति था। दोस्तों हो सकता मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।